एयरवे की रेजिस्टेंस को कम करते हैं, डायलेटेड आर्टेरियल्स की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लॉन्गर एक्टिंग ऑक्सीमेटाजोलिन भी अवेलेबल है। जब हम इनको इंट्रानेजली देते हैं तो ये ड्रग्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देती हैं और शो करती हैं फ्यू सिस्टेमिक इफेक्ट। हाउएवर इंट्रानेजल फॉर्मुलेशन अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की हम यूज़ करते हैं फॉर नो लॉन्गर देन 3 days, क्योंकि इसमें ना रीबाउंड नेज़ल कंजेशन का रिस्क होता है, यानी राइनाइटिस मेडिकेमेंटोसा। इसी रीज़न के लिए अल्फा एड्रीनर्जिक एजेंट हम यूज़ नहीं करते लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस में। एडमिनिस्ट्रेशन ओरल अल्फा एड्रीनर्जिक ऑर्गेनिस्ट की रिजल्ट करेगी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेकिन बढ़ाती है सिस्टेमिक इफेक्ट, जैसे कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर करेगी, हार्ट रेट को भी। एज विद द इंट्रानेजल फॉर्मुलेशन, रेगुलर यूज़ ओरल अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का, जैसे फिनाइल एफ्रीन, सूडो एफ्रीन का अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में विद द एंटीहिस्टामिन रिकमेंड नहीं किया गया। लास्ट में है अदर एजेंट इंट्रानेजल क्रोमोलिन। ये भी यूज़फुल होता है एलर्जिक राइनाइटिस में, पार्टिकुलरली जब हम इसको दें बिफोर कॉन्टैक्ट विद एलर्जन, ताकि ऑप्टिमाइज़ करें हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट। डोजिंग जो है वो बिगिन होती है एटलीस्ट 1 to 2 weeks प्रायर टू द एलर्जन एक्सपोजर। ऑल्दो पोटेंशियली इन्फीरियर टू अदर ट्रीटमेंट, कुछ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इफेक्टिव होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में एज अ मोनोथेरेपी या फिर कॉम्बिनेशन बाकी एजेंट्स के साथ। दे मे बी अ रीजनेबल ऑप्शन इन द पेशेंट हु हैव एस्थमा। इंट्रानेजल फॉर्मुलेशन आइपराट्रोपियम की भी अवेलेबल है, ताकि राइनोरिया को ट्रीट किया जाए जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ होता है, या कॉमन कोल्ड। ये रिलीव नहीं करता स्नीजिंग या नेजल कंजेशन को। लास्ट टॉपिक हमारा ड्रग्स यूज टू ट्रीट कफ। कफिंग एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेंट, जो कि कॉमन रीज़न होते हैं पेशेंट जो सीख करता है मेडिकल केयर। ट्रबलसम कफ जो है रिप्रेजेंट करती है सेवरल एटियोलॉजीज, जैसे कि कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस या कोई अंडरलाइन क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। कुछ केसेस में कफ इफेक्टिव डिफेंस रिफ्लेक्स होती है अगेंस्ट एन अंडरलाइन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि सप्रेस नहीं करना चाहिए। बिफोर ट्रीटिंग द कफ, आइडेंटिफिकेशन उसके कॉज की इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम इंश्योर करें कि एंटीटूसिव ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है। प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द कफ जब पॉसिबल हो। सबसे पहले है ओपियोइड्स। कोडेन ओपियोइड है जो कम कर देता है सेंसिटिविटी कफ सेंटर्स की इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल स्टिमुलाई, और कम कर देता है म्यूकोजल सिक्रीशन को। ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट होते हैं लोअर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर एनाल्जेसिया, मतलब लोअर डोज पे होते हैं। हाउएवर कॉमन इनके एडवर्स इफेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डिस्फोरिया, फटीग भी होती है। इन एडिशन कोडेन को ना एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, जो उसका यूज़ को लिमिट करता है और बढ़ा देता है कंसर्न विथ ओपियोइड एडिक्शन इन द यूएस। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का। इसका कोई भी एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है एंटीटूसिव डोज पे। ये बेटर एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल रखता है देन डज द कोडेन, और ये इक्वली इफेक्टिव होता है उस पर। ग्वाइफेंसिन ये एक्सपेक्टोरेंट है, ये अवेलेबल है सिंगल इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन में, और ये कॉमनली पाया जाता है कॉम्बिनेशन कफ प्रोडक्ट्स में विद द कोडेन या डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। फिर है बेंजोनाटेट। अनलाइक द ओपियोइड, बेंजोनाटेट जो है सप्रेस कर देता है कफ रिफ्लेक्स को थ्रू पेरिफेरल एक्शन के ज़रिए। ये असल में एनेस्थेटाइज कर देता है स्ट्रेच रिसेप्टर को, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज पे होते हैं, लंग्स पे होते हैं, प्लूरा पे होते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, नमनेस, टंग, माउथ और थ्रोट की होती है नमनेस, और ये लोकलाइज्ड इफेक्ट पार्टिकुलरली प्रॉब्लम होते हैं अगर कैप्सूल ब्रोकन हो या च्यू हो और ड्रग जो है आ जाए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में विद द ओरल म्यूकोजा। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैटजन से चैप्टर 20 करते हैं, ड्रग्स यूज इन द अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। देखिए, एस्थमा एक कॉमन डिजीज है जो कैरेक्टराइज होती है एयरवे की इन्फ्लामेशन और एपिसोडिक रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म विद सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सबसेट क्लिनिकल एस्थमा के रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट पैथोजेनिक फैक्टर और डिफरेंट रिस्पॉन्सिवनेस टू करेंटली अवेलेबल थेरेपीज। ड्रग्स जो यूजफुल होती है द क्लासिक एलर्जिक अस्थमा, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जैसे कि सबूत मसल रिलैक्सेंट्स, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में सिम्पैथोमिमेटिक्स हैं जैसे कि बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, मिथाइलजेंथीन और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो अस्थमा में यूज़ करते हैं वो कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हैं, एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट प्ले करते हैं डुअल रोल। कोपीडी में कैरेक्टराइज होती है एयर फ्लो की लिमिटेशन जो कि रिवर्सिबल होती है देन इन द अस्थमा एंड यूजुअली फॉलोज अ प्रोग्रेसिव कोर्स। हाउएवर मैनी जो ड्रग्स हम अस्थमा में देते हैं वो आल्सो इफेक्टिव होती हैं कोपीडी में। ये देखिए, ड्रग्स जो कि यूज़ होती है अस्थमा में, ब्रोंकोडायलेटर है, उसमें बीटा एगोनिस्ट, मस्करिनिक एंटागोनिस्ट और मिथाइलजेंथीज है।
उसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में हमारे रिलीज इनिबिटर्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्लो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एंटीबॉडीज़ होती हैं। फिर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, उसमें लाइपो ऑक्सीजनेज इनिबिटर है और रिसेप्टर इनिबिटर है। देन है ड्रग्स यूज इन द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर भी देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में हम स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ हाई यील्ड टर्म्स हैं। व्हाट इज़ ब्रोंकल हाइपर एक्टिविटी? देखें, पैथोलॉजिक इंक्रीज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में टू एंटीजेंस एंड इरिटेंट्स जो कि ब्रोंकाइल इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। IgE मेडिएटेड डिजीज़ क्या है? डिजीज़ जो कि एक्सेसिव या मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड हो बाय IgE एंटीबॉडी, जैसे कि एस्थमा। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन क्या है? एक्सोसाइटोसिस ग्रेन्यूल्स की यानी कि वेसिकल्स की फ्रॉम मास्ट सेल्स विद द रिलीज ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। फॉस्फोडाइस्ट्रेज ये फैमिली ऑफ एंजाइम होती है जो कि साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स को डिग्रेड करती है टू न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP एक्टिव कन्वर्ट होता है AMP इनएक्टिव में, या साइक्लिक GMP में होता है। फिर टेकीफाइलेक्सिस है रैपिड लॉस रिस्पॉन्सिवनेस का टू स्टिमुलस, जैसे एग्जांपल ब्रोंकोडायलेटर ड्रग। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड COPD। इमीडिएट कॉज एस्थमेटिक ब्रोंकोकॉन्स्ट्रक्शन का होता है रिलीज सेवरल मीडिएटर्स का फ्रॉम द IgE सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल एंड अदर सेल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेस में। इस फिगर 21 में देखिए इम्यूनोलॉजिक मॉडल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। एक्सपोजर टू द एंटीजन कॉज कराता है सिंथेसिस IgE की, जो बाइंड करती है टू और सेंसिटाइज कर देती है मास्ट सेल्स को और अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स को। जब इस तरह के सेंसिटाइज सेल्स चैलेंज होते हैं विद एंटीजन, तो वैरायटी ऑफ मेडिएटर रिलीज होते हैं जो कि अकाउंट करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द साइंस ऑफ अर्ली ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स इन अस्थमा। इन मेडिएटर्स में ल्यूकोट्राइन्स LTC4 आ जाता है और LTD4, ट्रिप्टेज, हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ये सब्सटेंसेस ब्रिंग करते हैं अबाउट द अर्ली रिस्पॉन्स जिसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होती है और इंक्रीज सिक्रीशंस होती हैं। इन एडिशन कीमोटैक्टिक मेडिएटर जैसे कि LTB4 अट्रैक्ट करता है इन्फ्लामेटरी सेल्स को टू द एयरवे एंड सेवरल साइटोकाइंस। कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जिसके नतीजे में लेट रिस्पॉन्स होता है, जिसके नतीजे में इन्फ्लामेशन होगी, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड करती है मार्क्ड ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी टू वेरियस इनहेल सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीजन, हिस्टामीन, मस्करिनिक एगोनिस्ट और इरिटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कोल्ड एयर। तो ये रिएक्टिविटी पार्शियली जो है ना मेडिएट होती है वेगल रिफ्लेक्स से। COPD कैरेक्टराइज होती है सम डिग्री परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज एयरवेज का, पैरेन्काइमा का। एग्जिबिशन सिम्टम की जैसे वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, ये ना ऑफन ट्रिगर होती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक अस्थमा में। हाउएवर COPD होती है सिर्फ ओल्डर पेशेंट में जो कि स्पेशली लॉन्ग टर्म स्मोकर हों। ये एसोसिएट होती है न्यूट्रोफिलिक रादर दैन यूजोनोफिलिक इन्फ्लामेशन, इसमें न्यूट्रोफिलिक होती है जो पूरली रिवर्सिबल होती है, और ब्रोंकोडायलेटर से मतलब वो पूरली रिवर्सिबल होती है और लेस रिस्पॉन्सिव होती है टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देन द एस्थमा। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज ऑफ द एस्थमा थेरेपी। अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म जो है ना उसको हमें मस्ट ट्रीट करना है प्रॉम्प्टली और इफेक्टिवली विद ब्रोंकोडायलेटर यानी रिलीवर ड्रग्स के साथ। β2 के एगोनिस्ट, मस्करिनिक के एंटागोनिस्ट और थियोफाइलिन और उसके डेरिवेटिव अवेलेबल होते हैं इस इंडिकेशन के लिए। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है ना उसमें कंट्रोल करेंगे हम, रिक्वायर करती है कंट्रोल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का इन द एयरवे, यानी कंट्रोल ड्रग्स होती हैं वो, ये रिलीवर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अस्थमा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट इंप्रूव कर सकते हैं रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड। IgE एंटीबॉडीज़ भी अपीयर होती हैं प्रॉमिसिंग फॉर द क्रोनिक थेरेपी। ल्यूकोट्राइन के एंटागोनिस्ट को भी इफेक्ट होता है दोनों ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन पे भी और इन्फ्लामेशन पे भी, लेकिन यूज़ होते हैं सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस की तरह। और नेज़ल ऑक्सीजन ना बेसिक थेरेपी होती है ब्रोंकोस्पाज्म किसी भी कॉज की। सबसे पहले पढ़ते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। प्रोटोटाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सिम्पैथोमिमेटिक जो कि हम यूज़ करते हैं टू रिवर्स द एस्थमेटिक ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, वो होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग β2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक जैसे कि एफिड्रीन वर वंस यूज, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गए फॉर दिस एप्लीकेशन। ऑफ द सिलेक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट एल्बिट्रोल, टर्ब्यूटेलिन एंड मेटाप्रोटिनरोल शॉर्ट एक्टिंग और मेजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है US में। फिर सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडेक्ट्रोल और विलेंटिरोल लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट हैं, इनको लाबास कहते हैं। लेकिन इंडेक्ट्रोल और विलेंटिरोल ना करंटली अप्रूव हुए हैं सिर्फ COPD के लिए। बीटा ऑर्गेनिस्ट जो है वो हम देते हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन्हेलेशन के ज़रिए, यूजुअली प्रेशराइज्ड एरोसोल कैनिस्टर्स से, लेकिन ओकेजनली नेबुलाइजर से भी। इन्हेलेशनल रूट कम कर देता है सिस्टेमिक डोज के एडवर्स इफेक्ट, जबकि डिलीवरिंग एन इफेक्टिव डोज लोकली टू द एयरवे स्मूथ मसल।
शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे होती है या लेस होती है। सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडेक्ट्रोल, वेलेंट्रोल एक्ट करती है 12 से 24 घंटे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ इफेक्ट। हमारे बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट स्टिमुलेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज को। बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर G5 कपलिंग प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेज पाथवे से और बढ़ाते हैं साइक्लिक AMP को इन द स्मूथ मसल। इस फिगर में देखिए, इसमें पॉसिबल मैकेनिज्म है बीटा एगोनिस्ट का, मस्करिनिक एंटागोनिस्ट का, थियोफाइलिन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इन एल्टरिंग द ब्रोंकोटोन इन द एस्थमा। असल में इंक्रीज इन साइक्लिक एमपी ना बढ़ाता है पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स। फिर है क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी। हमारे सिंपैथोमिमेटिक फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है अक्यूट अस्थमा में। शॉर्टर एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक जैसे एल्ब्यूट्रोल, मेटाप्रोटेनोल, टर्ब्यूटलिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं अक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म में। इनका इफेक्ट 4 घंटे से या कम लास्ट करता है और ये इफेक्टिव नहीं होती प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो लॉन्ग एक्टिंग जो एजेंट है जैसे सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल ये हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, जिनका इफेक्ट 12 घंटे की ड्यूरेशन का होता है, यूज़फुल होता है। तो ये हम यूज़ नहीं करते एक्यूट एपिसोड्स में क्योंकि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो होता है। फर्दरमोर अगर हम इनको अलोन यूज़ करें ना तो लाभा बढ़ा देते हैं अस्थमा की मोर्टेलिटी, जबकि कॉम्बिनेशन अगर हम इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ दें तो फिर हम इनका इम्प्रूव कंट्रोल होता है। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट में ना शॉर्टर एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट मोस्ट इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर हैं जो कि लाइफ सेविंग हैं फॉर एक्यूट अस्थमा। मेनी पेशेंट जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है वो फ़ायदा लेते हैं, आल्दो द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इज़ इंक्रीज्ड इन दिस कंडीशन। स्केलेटल मसल ट्रेमर एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, बीटा 2 इफेक्ट है। बीटा 2 सिलेक्टिविटी रिलेटिव है इसकी। हाई क्लिनिकल डोजेज से ये एजेंट्स इनको सिग्निफिकेंट बीटा 1 एगोनिस्ट इफेक्ट होता है। इवन जब ये हम इनहेलेशन से देते हैं तो सम कार्डियक इफेक्ट यानी टेकीकार्डिया कॉमन है, बाकी अदर एडवर्स इफेक्ट रेयर हैं। जब ये एजेंट्स हम एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो एरिथमियास और ट्रेमर ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। लॉस रिस्पॉन्सिवनेस का यानी टॉलरेंस और टैकीप्लेक्सिस अनवांटेड रिजल्ट होती है प्रोलॉन्ग्ड यूज़ शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स से। पेशेंट जो कोपीडी के होते हैं उनको कंकरेंट कार्डियक डिजीज़ होती है और मे हैव एरिथमिया इवन एट नॉर्मल डोजेज। नेक्स्ट है हमारे मिथाइलजेंथीन, प्रोटोटाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। देखिए मिथाइलजेंथीन और प्यूरिन, ये प्यूरिन डेरिवेटिव्स होते हैं। असल में 3 मेजर मिथाइलजेंथीन फाउंड हुए हैं प्लांट में और ये प्रोवाइड करते हैं स्टिमुलेंट इफेक्ट 3 कॉमन बेवरेजेस से का, जैसे कैफीन थियोफाइलिन टी में, कैफीन कॉफ़ी में और थियोब्रोमिन कोकोआ में। थियोफाइलिन वन ऑफ द मेंबर है इस ग्रुप का जो कि इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट अस्थमा के लिए। ये ड्रग जो है ना इसके सेवरल एनालॉग ओरली एक्टिव हैं और ये साल्ट की फॉर्म में भी और बेस में भी आते हैं। थियोफाइलिन अवेलेबल है, दोनों प्रॉम्प्ट रिलीज़ वाली भी है और स्लो रिलीज़ वाली भी है। थियोफाइलिन हम 450 ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम लिवर में एलिमिनेट होती है। इसकी क्लियरेंस वेरी करती है एज के साथ, हाईएस्ट होगी यंग एडोलेसेंट में और स्मोकिंग स्टेटस पे भी डिपेंड करती है। ये स्मोकर्स में हाई होती है इसकी क्लियरेंस, और कंकरेंट यूज़ अदर ड्रग्स का जो इनहिबिट करती है या इंड्यूस करती है हेपेटिक एंजाइम्स को। अब मैकेनिज्म और इसके एक्शन और इफेक्ट देखें तो देखिए मिथाइलजेंथीन ना फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करती हैं। द एंजाइम जो हमारे साइक्लिक एमपी को एमपी में डिग्रेड करता है, जिससे हमने फिगर में देखा, एंथस बढ़ाती हैं साइक्लिक एमपी को। तो ये एंटी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इफेक्ट जो है ना हाउएवर रिक्वायर होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग रिक्वायर करता है। सेवरल आइसोफॉर्म फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के ना आइडेंटिफाई हुए हैं। ये 3 वाला जो होता है ना ये प्राइमरी फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलजेंथीन इंड्यूस्ड ब्रोंकोडाइलेशन में, 3 वाला, जबकि 4 वाला रिस्पॉन्सिबल होता है इनहिबिशन इन्फ्लामेटरी सेल्स की इनहिबिशन। मिथाइलजेंथीन आल्सो हमारे एडिनोसिन रिसेप्टर्स को CNS में ब्लॉक कर देते हैं एंड एल्सवेयर, लेकिन रिलेशन इस सेक्शन का ब्रोंकोडाइलेटिंग इफेक्ट के साथ क्लियरली स्टेब्लिश नहीं हुआ। ये पॉसिबल हुआ है कि ब्रोंकोडाइलेशन होती है बाय थर्ड एज येट अनरिकॉग्नाइज्ड एक्शन, उसकी वजह से होती है। इन अस्थमा ब्रोंकोडाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक एक्शन होता है थियोफाइलिन का। ज़्यादा स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम की भी डिमॉन्स्ट्रेट हुई है कुछ पेशेंट में, एंड इफेक्ट जो कि पार्टिकुलरली कोपीडी में हमारा यूज़फुल होता है डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की ज़्यादा स्ट्रेंथ। बाकी इफेक्ट थेरेप्यूटिक डोज पे हमारी CNS स्टिमुलेशन हो जाती है, कार्डियक स्टिमुलेशन, वेजोडाइलेशन, स्लाइड सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रोबेबली क्योंकि रिलीज नोरेपिनेफ्रिन का हो रहा होता है ना एड्रेनर्जिक नर्व से, डायूरेसिस होती है, इंक्रीज GIT की मोटिलिटी। अब क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी देखें तो मेजर क्लिनिकल यूज़ मिथाइलजेंथीन का अस्थमा में और कोपीडी में होता है, ठीक है। स्लो रिलीज थियोफाइलिन जो कि नॉक्टर्नल अस्थमा के लिए होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज मिथाइलजेंथीन है। अमीनोफाइलिन एक साल्ट है थियोफाइलिन का जो कि हम IV में देते हैं। रोफ्लोमिलसट ये भी ओरल नॉन प्यूरिन मोर सिलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्टर 4 इनहिबिटर है जो कि अप्रूव है कोपीडी के यूज़ के लिए। एक और मिथाइलजेंथीन डेरिवेटिव पेंटॉक्सीफाइलिन, ये भी प्रोमोटेड हुई है एज अ रेमेडी फॉर द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के लिए, और ये इफेक्ट कहा गया है कि ये रिजल्ट करता है डिक्रीज विस्कोसिटी ब्लड की वजह से। ऑफ कोर्स द नॉन मेडिकल यूज़ मिथाइलजेंथीन का कॉफ़ी, टी और कोका में फार ग्रेटर है इन टोटल क्वांटिटीज़ कंज्यूम्ड देन द मेडिकल यूज़ ऑफ द ड्रग। 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के कहे जाते हैं कि इसमें इनफ मिथाइलजेंथीन ड्रग है कि वो मेजरेबल ब्रोंको डायलेशन करवाते। कॉमन एडवर्स इफेक्ट मिथाइलजेंथीन में GIT का डिस्ट्रेस होता है, ट्रेमर होते हैं, इंसोम्निया होती है,
सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, सीजर्स भी रिजल्ट कर सकते हैं ओवर डोजेज से। वेरी लार्ज डोजेज जैसे कि सुसाइड अटेम्प्ट में पोटेंशियली लीथल होते हैं क्योंकि इसमें एरिथमिया सीजर होते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना यूजफुल होते हैं इन रिवर्सिंग द सीवियर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी जो कि थियोफाइलिन से होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। प्रोटोटाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एट्रोपिन और जो बाकी नेचुरली अकरिंग बेलाडोना अल्कलॉइड है ये यूज़ किए गए मेनी ईयर्स फॉर द ट्रीटमेंट अस्थमा में, लेकिन ये रिप्लेस हो गए आइप्राट्रोपियम से। अ क्वाटरनरी एंटी मस्करिनिक ये एजेंट है जो कि डिज़ाइन हुआ है एरोसोल यूज़ में। ये ड्रग डिलीवरी टू द एयरवे जो है ना प्रेशराइज्ड एरोसोल के जरिए होती है और इसके लिटल सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं। टायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, यूमिक्लिडीनियम ये लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग है जो कि हम कॉपीडी में देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका इफेक्ट देखिए, जब हम इसको एरोसोल में देते हैं तो ड्रग ना कॉम्पिटिटिवली हमारे M3 मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है एयरवेज में और इफेक्टिवली ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करती है बाय वैगल डिस्चार्ज से। अगर हम इसको सिस्टेमिकली दें जो कि अप्रूव नहीं हुआ इसका यूज़, तो ये ड्रग इनडिस्टिंग्विशेबल होंगी फ्रॉम शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक ब्लॉकर। मस्करिनिक एंटागोनिस्ट रिवर्स करते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन को कुछ अस्थमा के पेशेंट में, स्पेशली बच्चों में और इन द पेशेंट विद कोपीडी में। इनका इफेक्ट नहीं होता ऑन द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एस्पेक्ट ऑफ द अस्थमा। क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी देखें तो इनहेल्ड हमारे एंटी मस्करिनिक एजेंट यूजफुल होते हैं 1/3 to 2/3 ऑफ द एस्थमेटिक पेशेंट में। बीटा 2 एगोनिस्ट इफेक्टिव होते हैं ऑलमोस्ट सारों में फॉर अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में, इसीलिए बीटा एगोनिस्ट हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। हाउएवर कोपीडी जो कि एसोसिएटेड है अक्यूट एपिसोड ब्रोंकोस्पाज्म के साथ, तो एंटी मस्करिनिक एजेंट जो है मे बी मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक देन द बीटा एगोनिस्ट। एंटी मस्करिनिक अच्छी होगी उसमें क्योंकि ये एजेंट ना डायरेक्ट डिलीवर होते हैं डायरेक्टली एयरवे में और मिनिमली ये अब्जॉर्ब होते हैं, तो सिस्टेमिक इफेक्ट इनका छोटा होता है। जब हम इसको बहुत ज़्यादा डोजेज में देंगे तो माइनर एट्रोपिन लाइक इनका टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द बीटा 2 एगोनिस्ट जो मस्करिनिक एंटागोनिस्ट हैं, ये ट्रेमर और एरिथमिया नहीं करवाते। लास्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। प्रोटोटाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड पोटेंशियली फ़ायदे के होते हैं सीवियर अस्थमा में क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी है। तो सिस्टेमिक यानी ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजुअली जैसे प्रेडनिसोन है ये हम क्रोनिकली देते हैं सिर्फ जब थेरेपीज अनसक्सेसफुल हो तब। इन कॉन्ट्रास्ट जो लोकल एरोसोल एडमिनिस्ट्रेशन होती है हमारे सरफेस एक्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, जैसे कि बेक्लोमिथासोन, ब्यूडिसोनाइड, डेक्सामेथासोन, फ्लूडिनिसोलाइड, फ्लूटिकोसोन, मोमेटासोन, तो ये रिलेटिवली सेफ है और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कॉमन फर्स्ट लाइन थेरेपी हो गई है इंडिविजुअल्स में जिनको मॉडरेट से लेकर सीवियर अस्थमा है। तो इंपॉर्टेंट IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए उसमें हम प्रेडनिसोन देते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रेडनिसोलोन देते हैं, और हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि कोर्टिसोल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इफेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना सिंथेसिस कम कर देते हैं एराकिडोनिक एसिड की बाय फोस्फोलाइपेज A2 और इनिबिट करते हैं एक्सप्रेशन COX-2 का इन द इंड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेज। कंसंट्रेशन प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की कम हो जाएगी। ये भी सजेस्ट हुआ है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस बीटा एड्रीनो रिसेप्टर की एयरवे के अंदर और प्रोबेबली एक्ट करते हैं बाय अदर मैकेनिज्म एज वेल। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और ग्लूकोकोर्टिकोइड रिस्पॉन्स एलिमेंट GREs को एक्टिवेट कर देती हैं इन द न्यूक्लियस, जिसके नतीजे में सब्सटेंस सिंथेसाइज होंगे जो प्रिवेंट करेंगे फुल एक्सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन एंड एनर्जी। रिड्यूस एक्टिविटी फोस्फोलाइपेज A2 की थॉट हुई है कि वो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है अस्थमा में क्योंकि ल्यूकोट्राइंस जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम फोस्फोलाइपेज स्टिमुलेटेड इकोसिनॉइड सिंथेसिस वो एक्सट्रीमली पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द लेट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये फिगर देखिए, इसमें समरी है ऑफ द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अस्थमा में, ब्रोंकाइल लेट रिस्पॉन्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा एंड मॉड्यूलेशन बाय थेरेपी। क्लिनिकल यूज़ और टॉक्सिसिटी पे आए तो इनहेल्ड हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड अब कंसीडर हुए हैं अप्रोप्रिएट इवन बच्चों के लिए भी। मोस्ट केसेस मॉडरेट अस्थमा के जो कि फुली रिस्पॉन्सिव नहीं है टू द एरोसोल बीटा एगोनिस्ट। ये बिलीव हुआ है कि इस तरह के अर्ली यूज़ जो है प्रिवेंट कर सकता है सीवियर प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी चेंजेस को, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा में। ये शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर बिलीव के स्टीरॉइड्स जो हैं वो शुड बी यूज्ड ओनली इन द सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा। इन सच केसेस सीवियर अस्थमा का पेशेंट जो है ना यूजुअली हॉस्पिटलाइज होते हैं और स्टेबलाइज किए जाते हैं ऑन द डेली सिस्टेमिक प्रेडनिसोन पे और स्विच की जाते हैं इनहेल्ड या अल्टरनेट डे ओरल थेरेपी पे बिफोर कि वो डिस्चार्ज किए जाए। अब स्टेटस सिस्टमेटिकस में ना पैरेंटल स्टीरॉयड लाइफ सेविंग होते हैं पैरेंटल, और अपेरेंटली ये एक्ट करते हैं ज़्यादा प्रॉम्प्टली दैन द ऑर्डिनरी अस्थमा जितना कि उसमें करते हैं। तो पेशेंट कोपीडी के टेंड करते हैं साथ जो होते हैं वो टेंड करते हैं मोर रेजिस्टेंट टू द बेनिफिशियल इफेक्ट स्टीरॉयड के। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन कंडीशन में फुली अंडरस्टूड नहीं है।
फ्रीक्वेंट एरोसोल के एडमिनिस्ट्रेशन ग्लूकोकॉर्टिकोइड की ओकेजनली रिजल्ट करेगी स्मॉल डिग्री एड्रिनल सप्रेशन में, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली रेयर है। मोस्ट कॉमनली डिपोजिशन हमारे इनहेल ड्रग की ड्रॉपलेट की फेरिंग्स में ना ओरोफेरेंजियल फ्लोरा को में चेंज करेगी, ओरोफेरेंजियल फ्लोरा को, जो कि कैंडिडियासिस कराएगा। कैंडिडियासिस हम ना टॉपिकल माउथ वॉश से जिसमें क्लोमेट्राजोल हो या फिर कोई और एंटी फंगल एजेंट हो उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हमें चाहिए तो एड्रिनल सप्रेशन हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्टरनेट डे थेरेपी। दैट इज़ कि हम देंगे ड्रग इन द स्लाइटली हायर डोजेज में एवरी अदर डे रादर देन द स्मॉलर डोजेज एवरी डे। मेजर सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ग्लूकोकॉर्टिकोइड की चैप्टर 39 में है और ये मच लाइकली है टू अकर जब सिस्टेमिक ट्रीटमेंट रिक्वायर करे मोर देन 2 वीक्स इन द सीवियर रिफ्रैक्टरी एस्थमा। रेगुलर यूज़ इनहेल्ड स्टीरॉयड का माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन चिल्ड्रंस में नहीं करवाता है, लेकिन ये चिल्ड्रन इवेंचुअली फुल प्रेडिक्टेड एडल्ट स्टेचर को रीच कर जाते हैं। फिर है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो ये ड्रग असल में इंटरफेयर करती हैं सिंथेसिस या फिर एक्शन ल्यूकोट्राइंस का। आल्दो इनकी वैल्यू स्टेब्लिश हुई है, ये इफेक्टिव नहीं है एज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द सीवियर एस्थमा। सबसे पहले ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर मोंटिलुकास, ज़ेफिरुलुकास, ये एंटागोनिस्ट होते हैं LTD4 ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे। जैसे कि ये टेबल इसको गौर से देखिए, इसमें जो है मेंशन है इफेक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सारों के और ल्यूकोट्राइंस की। देखिए ल्यूकोट्राइन 4 रिसेप्टर ना वो भी ब्लॉक होता है, तो ये ड्रग ओरली एक्टिव होती हैं और ये शोन हुई है कि वो इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द एक्सरसाइज एंटीजन एंड एस्पिरिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म है। ये हम रेकमेंड नहीं करते एक्यूट एपिसोड ऑफ द अस्थमा में। टॉक्सिसिटी इसकी जनरली लो होती है। रेयर रिपोर्ट चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम का एलर्जिक ग्रेनुलोमेटस एंजाइटिस भी अपीयर हुआ है, लेकिन इसकी एसोसिएशन विद दीज ड्रग जो है वो डाउटफुल है। फिर लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है। जिल्यूटोन ओरली एक्टिव ड्रग है जो कि सिलेक्टिवली हमारे 5 लाइपोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है, अ की एंजाइम इन द कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू ल्यूकोट्राइन। ड्रग इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द एक्सरसाइज एस्पिरिन एंड एंटीजन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। टॉक्सिसिटी जिल्यूटोन की इंक्लूड करती है ओकेजनल एलिवेशन लिवर की एंजाइम की, और ये ड्रग इसीलिए लेस पॉपुलर होती है देन द रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर हमारी क्रोमिलिन और नीडोक्रोमिल प्रोटोटाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक देखिए। क्रोमोलिन हमारी डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट और नीडोक्रोमिल ये अनयूजली इनसॉल्युबल केमिकल्स होते हैं, तो इवन मैसिव डोजेस जो है ना अगर हम दें ओरली या फिर एरोसोल से तो उसके नतीजे में मिनिमल सिस्टेमिक ब्लड लेवल आएगा। क्रोमिल प्रोटोटाइप है इस ग्रुप का, और ये हम देते हैं एरोसेल अस्थमा के लिए, लेकिन अब ये रेयरली यूज हुई है यूएस में फॉर इंडिकेशन दैट इंडिकेशन। क्रोमोलिन करेंटली अवेलेबल है ओवर द काउंटर फॉर द अदर एलर्जिक कंडीशन। अब इसका मैकेनिज्म और एक्शन इफेक्ट ऐसा है कि मैकेनिज्म एक्शन इस ड्रग का पूरा अंडरस्टूड हुआ है, लेकिन ये इन्वॉल्व करता है डिक्रीज इन द रिलीज मेडिएटर का, जैसे कि ल्यूकोट्राइंस का, हिस्टामिन्स का फ्रॉम द मास्ट सेल। ड्रग हैव नो ब्रोंकोडायलेटर एक्शन, लेकिन ये प्रिवेंट कर सकती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन जो कि होती है चैलेंज विद एंटीजन टू विच द पेशेंट इज एलर्जिक। क्रोमोलिन और नेडोक्रोमिल कैपेबल है प्रिवेंटिंग द बोथ अर्ली और लेट रिस्पॉन्स टू चैलेंज, क्योंकि ये अब्जॉर्ब नहीं होती फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्रोमोलिन नीडोक्रोमिल को सिर्फ लोकल इफेक्ट्स होते हैं। जब हम इसको ओरली देते हैं तो क्रोमोलिन की एफिकेसी है कि वो प्रिवेंट करे हमें फूड एलर्जी से। सिमिलर एक्शन भी इसके डिमोस्ट्रेट हुए हैं आफ्टर लोकल एप्लीकेशन कंजक्टाइवा के अंदर और नेजोफेरिंग्स के अंदर एलर्जिक IgE मेडिएटेड रिएक्शन इन टिश्यूज़ की वजह से, उसमें हम देते हैं। फिर क्लिनिकल यूज टॉक्सिटी पे आए तो एस्थमा स्पेशली बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूज़ फॉर द क्रोमोलिन एंड नीडोक्रोमिल। नेजल और आयोडोप फॉर्मुलेशन ऑफ क्रोमोलिन की हे फीवर के लिए आती हैं, ओरल फॉर्मुलेशन भी यूज़ होती है फूड एलर्जी में। क्रोमोलिन और नीडोक्रोमिल जो है कफ करवाती है, इरिटेशन हमारे एयरवे की जब हम इसको एरोसोल से देते हैं। रेयर इंस्टेंसेस हैं ड्रग एलर्जी की रिपोर्ट हुए। anti-IgE एंटीबॉडीज़ देखें तो ओमेलिजुमाब ह्यूमनाइज्ड म्यूरिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि एंटीबॉडी टू ह्यूमन IgE, ये बाइंड करती है हमारे IgE के साथ ऑन द सेंसिटाइज मास्ट सेल पे, जो प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन बाय एस्थमा ट्रिगर एंटीजन एंड सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। आल्दो 2003 में अप्रूव हुई है फॉर द प्रोफाइलेटिक मैनेजमेंट सीवियर एस्थमा की, एक्सपीरियंस विद दिस ड्रग इज लिमिटेड क्योंकि ये वेरी एक्सपेंसिव है और इसको मस्ट एडमिनिस्टर करना है पैरेंटली। बाकी रिसेंटली अप्रूव एंटीबॉडीज़ जैसे कि बेनरालिजुमाब, मिपोलिजुमाब, रेसलिजुमाब एंटीबॉडीज़ ये टारगेट करती है इंटरल्यूकिन 5 को, और डुपिलुमाब जो है टारगेट करती है रिसेप्टर इंटरल्यूकिन 4 अल्फा को और इंटरल्यूकिन 13 को। स्ट्रेटजीज पे आए कोपीडी की ट्रीटमेंट में, तो कोपीडी रिस्पॉन्ड करती है टू ब्रोंको डायलेटर इंक्लूडिंग बीटा-2 एगोनिस्ट को भी और मस्करेनिक एंटागोनिस्ट को, लेकिन ये लेस रिस्पॉन्सिव होती है टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देन द अस्थमा। कॉम्बिनेशन लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट का विद लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक ब्लॉकर जो हम इनहेलेशन से देते हैं ऑफन प्रेफर किया गया है प्रेफरलेक्सिस के लिए। कुछ कोपीडी पेशेंट टॉलरेट करते हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट को बेटर देन द बीटा एगोनिस्ट, परहैप्स क्योंकि कोपीडी ऑफन अकम्पनी होती है बाय कार्डियक डिजीज। थियोफाइलिन या फिर रोफ्लुमिल्सट यूजफुल है।
क्योंकि बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफन पर्सिपिटेट करता है एक्सपीरेशन को, तो एंटीबायोटिक थेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोपीडी में देन अस्थमा में। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये इसकी समरी है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ये देख लें, पढ़ लें, इसको रट्टा लगाएं कि हमने पहले शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट पढ़े, फिर हमने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ये वाले पढ़े, फिर हमने नॉन सिलेक्टिव सिम्पैथोमिमेटिक देखे, फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक देखा। फिर नेक्स्ट ये पेज है, इसमें देखें गौर से कि इसमें हमने पढ़े पहले मिथाइल जेंथीन्स पढ़े, और उसके बाद हमने एंटी मस्करिनिक एजेंट भी देखे, अननोन मैकेनिज्म पॉसिबली मास्ट सेल स्टेबलाइजर देखे हमने, फिर हमने ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट पढ़े, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेल्ड वाले देखे, फिर सिस्टेमिक वाले भी अलग थे, फिर एंटीबॉडी लास्ट में हमने पढ़ी।